बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड जुमा मुबारक। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूं इशा अदनान। जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं शोबिज़ सितारों की, क्योंकि शोबिज़ सितारों को हम समझते हैं कि वो हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, हम उन्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर शेयर करना, उनके ऊपर कॉमेंट करना हमारा राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं कि मारूफ अदाकार अहमद अली अकबर और माहम बातूल इस बात पर खासे नाराज़ नजर आते हैं, क्योंकि शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर उन्होंने ऑफिशियली अब शेयर की है, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि उनकी शादी की तस्वीर शेयर कर दी गई थी, जिस बात पर वो खासे नाराज नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये, बहुत सारी हमारी दुआएं इनके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं, हमेशा खुश रहें। लेकिन हम ये देखते हैं कि माहम जो है वो एक बहुत अच्छी लॉयर हैं और अहमद बहुत अच्छे अदाकार हैं। कैसे बनेगी और कैसे निभेगी, इस पर जो है वो देखते हैं। लेकिन घर पर जो है वो चलती सिर्फ बीवी की ही है, वो चाहे फिर कोई सामने वाला जज हो या वकील हो, सिर्फ बीवी की ही चलती है हमेशा। और ऐसा ही कानून जो है, कानून कुदरत है, इसको कहना चाहेंगे। और ज़बरदस्त किस्म का शादियों का सीज़न चल रहा है और हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ अदाकार शादियां भी कर रहे हैं। एक और कपल भी शादी के बंधन में बन चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि कुबरा और गौहर की शादी हुई थी और बहुत ही मुबारक मकाम पे हरम में उनकी शादी हुई थी। वो भी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है। और कितने खूबसूरत अंदाज में अबाया सफ़ेद रंग का पहने हुए हैं कुबरा खान, और साथ ही गौहर रशीद जो हैं वो कमीज़ शलवार वाइट कलर का पहन के ऊपर वेस्टकोट उन्होंने पहनी हुई है। और जो हरम के अंदर ये सादगी से तकरीब हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है एक दूसरे के साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का, नए रिश्ते में बंधने का। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं निकाह का खूबसूरत एहतमाम वहाँ पर किया गया। बहुत सारे शोबे सितारे भी वहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, उनके करीबी दोस्त के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और जो कि इस शादी में शिरकत के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। और ये हरम की आप तस्वीर देख रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीर देखी थी जब वो खाना काबा को हाथ लगाते हुए कपल जो है, उनकी भी तस्वीर तब वायरल हुई थी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक हमारी और, जी हाँ, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा हैं राखी सावंत, जो कि अब राखी फातिमा बन चुकी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ज़बरदस्त अपनी काविश है, वो कहती हैं कि 3 उम्रें तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। उन्होंने 20 से 21 पाकिस्तानी और भारतीयों को उम्रे की जो सादत है उससे मुस्तफ़ीद कराया है, अपने खर्चे पे उन्हें उम्रा कराया। बिल्कुल जी, 10 पाकिस्तानी हैं इसके अंदर और 10 भारतीय शहरी हैं जिनको उम्रे पर भेजा है राखी सावंत ने, और अब वो राखी फातिमा बन चुकी हैं। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। वालेकुम, मैं हूँ राखी फातिमा और आज ये मेरे सारी बहनें और मेरे भाई मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। 10 लोग पाकिस्तान से, 10 लोग इंडिया से। तो मैं सबको, अपने भाई बहनों को उम्रा भेज रही हूँ खुदा की राह में। एक बस छोटा सा रमज़ान से पहले एक नेक काम कर रही हूँ। तो मैं ये पूरी बस दुबई में है हम लोग, और भाइयों को एहराम देंगे और पहली बार है मेरा, और थोड़ी नर्वस हूँ, बट खुदा ये मेरे एक नेक काम को कबूल करे। अम्मा दुआ में याद रखना। और एक ज़बरदस्त इक़दाम है, एक बहुत ही अच्छी काविश है। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए 21 ऐसे मुसलमान जिनका ताल्लुक़ 10 से पाकिस्तानी थे, 10 भारत से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें उम्रा करवा रही हैं राखी फातिमा। बिल्कुल जी, हम उन्हें इस बात पर मुबारकबाद देंगे। हम अपने टॉप 5 की जानिब आते हैं। आप सबसे पहले हम बात भी यही करेंगे कि पाक भारत हाई वोल्टेज मैच की मेज़बानी के लिए दुबई स्टेडियम तैयार किया गया है, और कहां पर फ्लॉज रह गए कि पाकिस्तान का लोगो ही वहां पर नहीं चलाया गया। आईसीसी इस पर शर्मिंदा भी हो रहा है, इसके ऊपर भी हम करेंगे बात, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का कितना अहसन इक़दाम है, क्या कुछ किया जा रहा है ग्रीन पाकिस्तान बनाने के लिए। अब जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। जी, इसके अलावा बात होगी, आज दुनिया भर में मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़ुबान की अहमियत क्या है और इसे सीखना, माँ बोली से मोहब्बत करना, प्यार करना
आज के दिन ये यकीनी तौर पे इसकी अहमियत पर बात करने का दिन है, इसकी अहमियत को उजागर करने का दिन है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में ये भी बात होगी कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए, वो क्या गलतियां हैं, वो क्या गलत रूटीन्स हैं, वो क्या गलत लाइफस्टाइल हैं जिसे अपनाते हुए हम इन बीमारियों का, दिल की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ ही बात होगी IMF के एतराज़ात, तामीराती शोबे का रिलीफ पैकेज ताख़ीर का शिकार हो गया। आखिर क्यों हर बात पर जब भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगता है तो IMF को इस पर एतराज़ात क्यों होते हैं, और इस बार फिर से मंसूबे ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं, इस पर भी होगी तफसील से बात। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और अपने सबसे पहले टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि भारत और बांग्लादेश मैच जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी लोगो पर पाकिस्तान का नाम ना होने पर ICC ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन कितनी बड़ी गलती है कि आपने लोगो ही नहीं चलाया जिसमें पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, तो पाकिस्तान का नाम ही शामिल ना किया जाना, यहाँ पर भी भारत की हठधर्मी नजर आ रही है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के ब्रॉडकास्ट में लोगों पर पाकिस्तान दर्ज था। अब ICC ने इस मामले में तकनीकी खराबी का एतराफ़ तो कर लिया है, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ही के मामले में ये तकनीकी गलतियां मुसलसल क्यों हो रही हैं। इससे पहले भारत अपनी हठधर्मी पर कायम था कि अपनी जर्सी पे, अपनी शर्ट्स पे, अपनी किट्स के ऊपर वो पाकिस्तान का लोगो या पाकिस्तान का झंडा या नाम आवेज़ा नहीं करना चाह रहा था। वो मामला इतने बड़े इवेंट की अगर तैयारी की जाती है तो हर चीज़ को बार बार चेक किया जाता है, तो यहाँ पर टेक्निकल इशू जो है वो इस तरह का सामने आना, जबकि लोगो तमाम ममालिक के एक ही बार एक्सपोर्ट किए गए होंगे, एक ही बार लोगोस को लाइन किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम पीछे रह जाना, पाकिस्तान को शामिल ना किया जाना और फिर ये उज़र पेश करना कि कोई टेक्निकल इशू था, तो तमाम लोगों तो एक ही साथ एक्सपोर्ट किए गए, फिर ये टेक्निकल इशू कैसे हो सकता है जुनैद? यही सवाल है हम अपने मेहमानों के सामने भी रखते हैं। चंद्रशेखर लुथरा, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमाद सिद्दीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। चंद्रशेखर भाई, ये गिला और शिकवा जिस पे आप भी एतराफ़ करते रहे हैं, पहले पाकिस्तान ना आने के ज़िद, फिर जो कप्तानों का एक फ़ोटोशूट था उसमें भी अपने कप्तान को ना भेजना, अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाना, और अब पाक बांग्लादेश मैच के अंदर भी पाकिस्तान के लोगों को शामिल ना करना, ये सारी गलतियां पाकिस्तान को लेकर ही क्यों हो रही हैं या दानिस्ता तौर पे हो रही है? देखिए, मैं बार-बार यही कहता रहा हूँ कि इस पर हमारा कब्ज़ा ICC जो है वो इंटरनेशनल पता नहीं, पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल ज़रूर है। तो ये गलतियाँ आपको दिखेगी। मुझे लगता है ये ठीक है, आप सॉरी भी कह सकते हैं, इट्स इन बैड टेस्ट, बहुत बुरा लगता है जब ये सब चीज़ें क्रिकेट जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके सामने आती है। लेकिन ये सॉरी होता रहेगा और ये गलतियाँ दोहराते रहेंगे, और यही तरीका है। इसी तरीके से मुल्क भी चलता है और इसी तरीके से शायद ICC को भी अभी चलाया जाएगा। बट मुझे ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी मुझे लेकिन ठीक नहीं लग रहा कि शेखर ये भाई, जय शाह के आने के उनसे हुई बाद है। तो फिर इल्ज़ाम सारा जय शाह के ऊपर आएगा, क्योंकि जय शाह साहब जो है वो इस वक्त संभाले हुए हैं ICC की कुर्सी को, तो फिर तो ये इल्ज़ाम डायरेक्ट भारत पर जाता है। ICC को अगर देखा जाए तो होल्ड ही जय शाह कर रहे हैं, ICC को भारत अगर रोल आउट कर रहा है, तो फिर हम किसके ऊपर इल्ज़ाम रखेंगे? इस तमाम तर जो अभी तक हरकत हो रही हैं, जो अभी तक हमारे साथ तमाम तर हम देख रहे हैं मामलात हो रहे हैं, भारत हमेशा से पाकिस्तान को दबाने की, आइसोलेट करने की कोशिश करता है। अगर इतना मेगा इवेंट पाकिस्तान को मिल ही गया है तो उसकी मेज़बानी एक्सेप्ट करने में या फिर मैच यहाँ पर आके खेलने में कोई एतराज़ात तो नहीं थे। अभी तो तमाम एतराज़ात वैसे भी गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि तमाम टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी खुशबाश हैं तमाम टीमें और बड़ा इंजॉय कर रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था इससे पहले भी, कराची तैयार नहीं होगा, लाहौर में ये प्रॉब्लम है, सब ऐसा। जब मैच हुआ, इतना सुंदर स्टेडियम सामने आया। इनफैक्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को, जिस तरह का कराची का स्टेडियम निकल के आया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, और जिस तरह का क्रिकेट वहां देखने में मिला। ठीक है, आपकी टीम हार गई, बट दैट्स द वे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। तो उस लिहाज से मुझे लगता है वो प्रोपोगंडा जो चल रहा था कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल एक कहते हैं आकर के आपके मुंह की खानी पड़ी है आपको। टीम की आपने कारकर्दगी की बात की, उस पर भी आपकी राय जानेंगे हम। हमाद भाई, पहले ये लोगों वाले मामले पर आपकी राय क्या है? ये सारी गलतियां शरारत है या इत्तेफाक है कि पाकिस्तान को लेकर ही, पाकिस्तान के लोगों पाकिस्तान आने को लेकर ही हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शरारत है जनाब, इत्तेफाक नहीं है, इंटेंशनली ये किया जा रहा है और हमें पता है, हजम नहीं हो रहा असल में
कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है। पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया पाकिस्तान सुपर लीग के तहत, और अब बायलैटरल सीरीज होगी। लेकिन जब तमाम टीमें आने को तैयार हैं, उनको कोई इश्यूज नहीं है सिक्योरिटी के। इंडिया वो वही टीम है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के पाकिस्तान नहीं आई है, और मजबूरन हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडियन मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आईसीसी जिम्मेदारी तो आईसीसी की है, इसमें कोई एक्सक्यूज बनती नहीं है। देखिए, हर चीज का आपको बैकअप प्लान रखना कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो उसकी रेमेडीज मौजूद होती हैं। ये नहीं कि आप इतने बड़े इवेंट को करवा रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज हो गए। इट इज और टोटली हमाद भाई, क्या ही अच्छा होता कि फिर तमाम ममालिक के लोगो जो है वो मिस करा दिए जाते, किसी भी मुल्क का लोगो वहां पर मौजूद ना होता अगर पाकिस्तान का मेजबान टीम का लोगो वहां पर मौजूद नहीं था। तो आपको समझ आ गया ना कि ये तो इंटेंशनली किया गया है, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया गया, बाकी किसी से इशू नहीं है। पाकिस्तान की ये पास ये होस्टिंग आ गई है, इसको रोकने के कितने बहाने किए गए, कितनी कोशिश की गई। कभी बाकी मुल्क में जाके दौरे किए जा रहे हैं, जय शाह की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाके कि अगर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान को नहीं, वो वोट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के बैग में डाले ताकि पाकिस्तान से ना हो। और किसी और ममालिक में साउथ अफ्रीका बात हो रही थी कि वहां टूर्नामेंट हो, लेकिन ये सब सारे उनके जो अज़ाइम थे वो नाकाम हुए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में ये अब होस्टिंग हो रही है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं खलल जरूर डाला जा रहा है, जिस आपने कहा कि लोगों नहीं है, और लोगों और अगर आज हम तंग हो रहे हैं शेखर भाई, अगर आज हम तंग हो रहे हैं, आज पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है, आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो आईसीसी का मतलब तो वैसे भी जय शाह ही है। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी और टीम के साथ भी यही रवैया हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं, फिर तमाम टीमों को तो यकजा होने की ज़रूरत है। अगर ये सिर्फ आईसीसी नहीं, ये फिर जय शाह ही करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, और फिर आईसीसी के पीछे जय शाह ही हैं। तो देखिए, मैं नहीं कहूंगा जय शाह करवा रहा है या कौन, मैं क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये टेक्निकल हिच नहीं है। एक चीज समझिए, ये टेक्निकल इसलिए नहीं है क्योंकि इस सब का अप्रूवल्स पहले होता है। ये एक प्रोफेशनल आउटफिट जो एक प्रोफेशनल कंपनी है वो बनाती है, और उससे पहले वो अप्रूवल लिया जाता है सबसे। तो ये टेक्निकल हो ही नहीं सकता। ये जानबूझकर जिसने भी किया, वो कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, उस पर एक ठिकरा फूटना चाहिए। वो तो नहीं होगा, वो हम भी जानते हैं। तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं परेशान करने वाली एक जो चीज मुझे लगती है। अदरवाइज देखिए, अच्छी क्रिकेट खेली है। मुझे तो ये अब ये लगता है कि कल इंडिया का भी मैच देख करके और पाकिस्तान का भी, ये टूर्नामेंट बहुत खतरनाक होने वाला है। ये टूर्नामेंट की फेवरेट टीमें ना आप है ना हम है, कोई और ही फेवरेट है। लेकिन हमारी परेशानी तो दोहरी हो गई ना शेखर भाई। जो हमारी टीम के हालात हैं वो भी आपके सामने है, जरा उस पर अपनी माहिराना राय दीजिएगा। जो हमारी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, थोड़ा सा मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, उसके अंदर भी एक स्पिनर की कमी है। फिर हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले बल्लेबाज थे, फ़खर जमान ओपनर भी थे, वो अनफिट हो गए, उनकी जगह फ़खर इमामुल हक को शामिल किया गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई रिवायती तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है या पलड़ा भारी है? क्योंकि जो फॉर्म है भारतीय टीम की वो तो ज़बरदस्त है। देखिए, कल का मैच देखकर भारत की परफॉर्मेंस जबरदस्त तो नहीं लगी। आप 35 पर 5 कर दिया उनके, और उसके बाद देखिए किस तरह से 150 से ऊपर की पार्टनरशिप लगी। तो हमारी भी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। हम विदाउट बुमराह के, हम जसप्रीत बुमराह के, हमारी बॉलिंग कहीं दिख नहीं रही। और 5 स्पिनर्स लेकर के हम दुबई में पहुंच गए हैं। 5 स्पिनर्स में से जो एक ही स्पिनर है जो कुलदीप यादव, जो ब्रेक थ्रू दे सकता है, बाकी सब पार्ट टाइमर्स है। जडेजा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगेन वो एक लाइन एंड लेंथ स्पिनर है, वो ऐसे नहीं है कि आपकी विकेट ले सके। तो ये मुकाबला अच्छा, मुझे तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ पाकिस्तान को, मुझे क्या लगता है, पाकिस्तान को अपनी फिट 11 खिलानी है। अनफिट 11 और जो स्टार प्लेयर्स को देख करके अगर आप 11 खिलाओगे तो इसी तरह से होगा। आपके कई प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए दिखे, अपने रिदम में नहीं दिखे। फ़खर जमान ठीक है, अब तो अनफिट हो गए, लेकिन इस मैच में भी फिट नहीं थे। तो आपको फिट 11 और उस दिन के लिए जो अपना बेस्ट दे सके, अपना 100%, वो खिलानी पड़ेगी। तो हमाद भाई, आप क्या कहते हैं? जैसा शेखर भाई कह रहे हैं कि हमें अपने फिट 11 खिलाने चाहिए। फिट 11 प्लेयर्स हमारे इस वक्त जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से फिट 11 आप समझते हैं, और कौन से ब्रेक थ्रू प्लेयर्स आप समझते हैं कि हमारे पास हैं मौजूद इस वक्त? देखिए, मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज है फॉर इमामुल हक, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो इनिशियल स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें इनको होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पहले साइम अयूब अनफिट हुए और अब फ़खर हो गए, तो अब इमामुल हक को इंडक्ट किया गया। और इमामुल हक और बाबर आजम की हमें पता है कि फ्रेंडशिप क्या है, और इनकी आपस में जो
मैं कहूँगा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो बहुत अच्छा पेयर बनेगा एज एन ओपनर। पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए, पाकिस्तान हमेशा से डेंजर साइड है। जब भी इसको आप कह देते हैं कि पाकिस्तान कहीं परफॉर्म नहीं करेगा, तब ये खड़ी होती है, तब ये अपना कैरेक्टर शो करती है। दबाव पे लगाएंगे, हर टूर्नामेंट में आप देख लेंगे पाकिस्तान इफ एंड बट्स पे आता है, और फिर जब एक दफा टेम्पो बिल्ड कर लेता है तो फिर इसकी कोई स्टॉप नहीं। लेकिन जैसा अभी जुनेद ने कहा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल, लास्ट 3 मैचेस देखे जाएं तो आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने मोर देन 100 रन कंसीड। जी हाँ। तो पाकिस्तान का एक वो रहता था कि पाकिस्तान रिवर्स स्विंग करता है और यॉर्कर लेंथ पे बॉल करता है, वो नहीं हमें नजर आ रही। हारिस रऊफ की फिटनेस पर क्या कहेंगे अहमद भाई, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले मैच में आखिरी 10 ओवरों में 113 स्कोर दिया है, नसीम शाह वो भी अपने फुल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, शाहीन शाह भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनसे तवक्कुआत हैं, तो फिर किस तरह से होगा? स्पिनर की तो पहले ही हमारे पास कमी है, फुकदान है। जुनेद, मैं हमेशा से कहता हूँ, फास्ट बॉलर अगर डिफेंसिव अप्रोच पे आएगा तो वो मैच नहीं जिता सकता। फास्ट बॉलर एग्रेसिव अप्रोच पे आएगा, बिल्कुल सही, कंटेन करने की बात करेगा तो फास्ट बॉलर नहीं कहलाया जाता। फास्ट बॉलर आएगा एक प्लान के तहत आएगा, उसे पता है कि डेथ ओवर्स में कहां बॉल की जाती है और बैट्समैन बड़े शॉट ढूंढ रहा होता है, तो बड़े शॉट से मुझे विकेट लेनी है। अगर तो मैं डरता रहूंगा तो वो तो बैट्समैन के ऊपर हावी हो जाएगा। और जिस तरह हमने देखा कि ग्लेन फिलिप्स बासानी बाउंड्रीज लगा रहे थे और पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं था। 2009 के T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, उमर गुल वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक परफेक्ट यॉर्कर कर रहे थे, बॉलिंग विद पेस। तो ये बॉलर्स को समझ है कि डेथ ओवर्स में आपकी बचत कहां पे है, कहां आप बच सकते हैं। आप डिफेंसिव अप्रोच होके आधी पिच पे स्लोअर वन करके इस सीमा पे छोड़ देंगे, यार बैट्समैन ने पिक कर लिया तो ठीक है, नहीं पिक किया तो मेरी बचत होगी। नहीं, आपको लेने के जाना है, आपको या तो बाउंसर अच्छे करनी है विद पेस, और उसके लिए आपकी फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और वहां पे अगर हर बॉल जो वो पुल या हुक करेगा वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, इनसाइड द बाउंड्री आपको गैम्बल करना पड़ेगा, विकेट को बाय करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी को तब्दील करना पड़ेगा। हमाद भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तो, हम शेखर भाई से सुन रहे हैं, शेखर भाई हमें ये कह रहे हैं कि दोनों टीमें, ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत, दोनों फेवरेट टीमें नज़र नहीं आ रही हैं। परफॉर्मेंस दोनों की आप दोनों ने देखी है। क्या लगता है शेखर भाई कि फिर फेवरेट टीम कौन सी है? कौन सी टीम आपको लगता है कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार ठहराई जा सकती है? देखिए, सबसे जो आपके लिए सेविंग ग्रेस है कि आप टॉप टीम के साथ खेलें। न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से फेवरेट है। उन्होंने इंडिया में आकर इंडिया को 3-0 टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, और वो जिस तरह से खेल रहे हैं इस सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट, मुझे लगता है सबसे फेवरेट टीम ये है। तो पाकिस्तान हारा है फेवरेट टीम से, और इंडिया जो सबसे नीचे की टीम है बांग्लादेश, उसके अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया है। हम जीते जरूर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मैच देखें तो मैं ना तो विराट कोहली ना रोहित शर्मा, कोई भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं लगी। सिर्फ ये था ये आपका तजिया ठीक है, लेकिन शेखर भाई नेल बाइटिंग जो मैच है वो तो यकीनी तौर पे होगा, क्योंकि जो एक शिद्दत है या हिद्दत है, जो टेम्परेचर है पाक भारत टाकरे का, वो तो फाइनल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक जबरदस्त किस्म का मैच तो कम से कम देखने को मिल रहा है इतवार को, क्या लगता है? ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में कीजिए, वो नंबर 1 मैच होता है। और मुझे लगता है कि जो ताकतें, जो लोग, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट देखने वाले तो कभी भी नहीं चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान ना खेले। ये जो प्रॉब्लम है कहीं और से सियासी भी हो सकती है, और कुछ ऐसी ताकतें भी जो कि शायद एशेज को ही नंबर 1 रखना चाहते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 रखना चाहते हैं, या न्यूजीलैंड के साथ उनके टाकरे को रखना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो इन सबको प्रॉब्लम हो जाती है। आपके सारे देखने वाले भी, आपके स्पॉन्सर्स भी, आपके टीवी राइट्स भी, हर एक का पैसा इंडिया पाकिस्तान में जाता है। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ये भी एक साजिश की तरह ही मुझे लगता है कि इसमें कौन है या क्या है। बट लेकिन ये खेल के लिए अच्छा है इस तरह की इवेंट्स का होना, इस तरह के टाकरों का होना। हमाद भाई, वैसे तो चंद्रशेखर भाई ना जी, देखिए, खेल के लिए अच्छा है तो खेलिए ना कराची में, खेलिए बॉम्बे में। भाई ये तो हमारी ख्वाहिश है, ये तो आपकी और हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल। हमाद भाई, आपके ख्याल में दोनों फेवरेट्स तो उनके ख्याल में शेखर भाई के नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में इस मैच में जो कि 23 को होने जा रहा है, कौन सी टीम जीतने की हकदार है? कौन फेवरेट है आपकी? देखिए, प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन अगर किया जाए तो इंडिया फार बेटर देन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वही है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑन द डे, लेकिन अपसेट हमें पता है कि हमारी टीम अच्छी खतरनाक है। लेकिन वैसे अगर मैं दोनों टीम की बैटिंग लाइनअप का, बैटिंग हमेशा से इंडिया की स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान की बॉलिंग रहा करती थी, लेकिन ऑफ लेट देखा जाए पाकिस्तान के बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह वही है कि वो 3
खेलते हैं और उनकी फिटनेस नहीं होती, जिसने अभी कहा कि फिट पाकिस्तान टीम खेली जाए, एनर्जी होनी चाहिए बॉलर्स में। ये नहीं कि आपको फटीग वाले बॉलर नजर आ रहे हो जो अच्छा हमाद भाई, ये तो हमारे माहिरीन की राय थी जो कि आप दोनों हमें दे रहे थे। सितारों का हाल भी जानते हैं। सितारों का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि 23 को जब टाकरा होना है, पाक भारत के टाकरे को तो हम लोग इसी तरह से कंसीडर करते हैं जैसे जंग शुरू हो गई है। तो इस टाकरे के हवाले से हम कुछ पेशन गोइयां भी हो रही हैं कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाली टीम है। तो हमारे साथ दाऊद जी मौजूद हैं। हम दाऊद भाई से जानते हैं कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है असल में। एक तो पहले तो कहेंगे आपको, वेलकम टू शो कहेंगे। 23 का जो हिंसा है वो किसके लिए साजगार है, रिजवान या रोहित, कौन जितवाएगा? अच्छा जी, कल का मैच अगर हम बात करें संडे के मैच, हाँ, तो यहाँ पे जो सूरत हाल रहेगी 23-2 और 2025 7 का अदद है मुफरद में करें तो 7 इंट्यूशन है और 23 मरकरी है। और यहाँ पे रिजवान, मोहम्मद रिजवान 7 के अदद की एनर्जी को लेकर पैदा हुए हैं। हाँ। और रोहित शर्मा की अगर मैं बात अच्छा, दोनों के कैपिटल तो आर ही हैं जी, तो फिर ये बताइए, ये भी तो कंफ्यूजन हो गई। यही चीज़ आप उसी तरफ आ रहे हैं। रोहित शर्मा के लिए 1 1 का अदद है और संडे जो है वो 1 यानी सूरज को प्रेजेंट करता है। अच्छा, तो टाकरा ऑलरेडी जबरदस्त होगा, मुकाबला होगा और बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। आपको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर पलड़ा किसका भारी रहेगा? हाँ, पलड़ा किसका भारी रहेगा, यहाँ पे मैं कार्ड्स की एनर्जी को इस्तेमाल करूँगा। तो पाकिस्तान के कार्ड निकालता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान की क्या एनर्जी होगी मैच के दौरान। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें 3 खिलाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान को प्लानिंग करनी चाहिए, कोई खुफिया प्लानिंग जिस तरह होती है कि ऑन द स्पॉट कोई ऐसे फैसले लेने चाहिए क्रिकेट के मुताबिक, तो सरप्राइजिंग हो, मुखालिफ बिल्कुल सरप्राइजिंग हो। और इसके अच्छा, इंडिया के लिए क्या मशवरा है? अच्छा जी, इंडिया की क्या एनर्जी नज़र आती है पाक भारत मैच में? तो इंडिया की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो देखें यहाँ पे इंडिया की एनर्जी भी पॉजिटिव नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप भी मौजूद है। तो यहाँ इंडिया रन ज़्यादा बना सकता है अगर इंडिया पहले खेलता है तो। अच्छा, टॉस की बात करें, ये जरा जीत ये पूछ लेते हैं किसके लिए ज्यादा साजगार साबित रहेगा? शेखर भाई से पहले पूछ लेते हैं। शेखर भाई, ये स्टेडियम की कंडीशन, एक तो इंडियन टीम एक मैच ऑलरेडी बांग्लादेश के खिलाफ वहां पे खेल चुकी है। कंडीशंस देखते हुए, पिच देखते हुए आपकी राय क्या है? कितना स्कोर बनना चाहिए और टॉस जीतने की सूरत में क्या फैसला होना चाहिए? देखिए, इंडिया पाकिस्तान हमेशा प्रेशर गेम है। तो पहले तो जो भी टॉस जीते उसको बैटिंग लगाइए, बैटिंग लगा करके 300 से ऊपर का रन लगाइए। मैं कभी नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान में जो भी टीम चेज करेगी, ड्यू फैक्टर आए या ना आए, अभी तक तो आ नहीं रहा मैचेस में, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर भी आए तब भी मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करके अगर आप स्कोर टांग दे तो शायद और स्कोर कितना टांगना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए? देखिए 300 से ऊपर, आजकल 300 से नीचे कहते हैं ना 270 तो आप 20 ओवर में बना देते हैं। तो 300 से ऊपर, 320 हो, 350 हो, मैच वही अच्छा होगा जो 300 प्लस होगा। 300 से कम हुआ तो फिर वो जो कहते हैं ना उसके लिए फिर आपके बॉलरों को बहुत बिल्कुल। तो हमाद भाई, आप क्या कहते हैं? आपके ख्याल में, क्योंकि जो भी टॉस जीते उसे तो बैटिंग करनी चाहिए, ये कह रहे हैं शेखर भाई, आप क्या समझते हैं? अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए? हमारे लिए क्या सूदमंद रहेगा? देखें, हमारी बैटिंग हमें पता है कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम चेस तो ना करने जाएं और पहले बैटिंग करें। और अगर लक पाकिस्तान की हो तो पाकिस्तान भी 300 करे और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट्स लेती है तो पाकिस्तान को रिलैक्स कहीं नहीं होना कि वेट करे कि बाकी बैट्समैन 50 ओवर की नहीं, जितनी जल्दी हो उनको ऑल आउट करने की कोशिश करें, मैच जीतने की कोशिश करें। कहीं पे भी रिलैक्स होने का चांस नहीं है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, दाऊद भाई की तरफ आए थे। दाऊद भाई, टॉस जीत कर हमें बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, क्या हमारे लिए साजगार साबित होगा? देखें, हमें तो टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए, मतलब हमें अगले को स्कोर बनाने दावत देनी चाहिए बैटिंग की। देखिए, यहाँ पे अगर बैटिंग करते हैं तो बैटिंग हमें लंबी चाहिए, लॉन्ग, यानी कि 100 सेंचुरी की अगर ओपनिंग हो तो फिर तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं खड़ा है। लेकिन बॉलिंग अटैक जो है
वो पाकिस्तान का बनिस्बत बैटिंग से बेहतर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बॉलिंग की तरफ चले जाना चाहिए। अच्छा दाऊद भाई, हम बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी इस वक्त थोड़ी वीक ही नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम इनके नामों के ऊपर आ जाएं, क्योंकि रोहित शर्मा या फिर रिजवान दोनों ही टॉप के हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो भारतीय हैं, हम उनको भी उसी तरह से देखते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर हैं तो उनको भी इसी तरह से देखते हैं। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। चल कौन सा जाएगा, आर किसका काम कर जाएगा, या फिर 23 के लिए कौन सा फिट बैठता है प्लेयर? अच्छा, दोनों प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस में जो है वो नज़र आते हैं। रिजवान की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है पाक इंडिया मैच में, लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर अभी भी वो काली बिल्लियों का साया है और रोहित शर्मा शायद कहीं ना कहीं फंस ना जाए। और मैं समझता हूँ शेखर भाई हंस रहे हैं, शेखर भाई आप हंस रहे हैं बिल्लियों के, काली बिल्लियों के साए से। वो काली बिल्ली नहीं है, वो जय शाह है जो कि काली बिल्ली का किरदार अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे शेखर भाई? देखिए, पहली बात, रोहित की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही है पिछले काफी वक्त से। उनके जो पैर तो चलते नहीं है आजकल, थोड़े कहते हैं फिटनेस में भी इश्यूज हैं, लेकिन एक सेंचुरी है इंग्लैंड के अगेंस्ट जिसके दम पर ये कह सकते हैं कि अच्छा खेल रहे हैं। और कल के मैच में भी शुरुआत अच्छी की थी, फिर एकदम विकेट दे करके चले गए। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों का अगर ये हम टूर्नामेंट ना जीतते और अगर हमने अच्छा ना किया तो ये लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है। इसके बाद उनके रिटायरमेंट सुनने को मिल सकती है। अच्छा। इस वक्त पे हमारे जो कोच है, जो गौतम गंभीर है, इस टाइम पे क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जिसके जैसा से भी है, उनके फादर भी है, तो वो अपना ज्यादा दमखम दिखा रहे हैं। वो एक कोच की तरह ना रह होकर जो फुटबॉल के मैनेजर होते हैं कि जो टीम डिसाइड करेंगे मैं डिसाइड करूंगा। वो बताते हैं नंबर 1 विकेट कीपर ये है और मैं जिसको सिलेक्टर्स ने नंबर 1 लिया उसको मैं नहीं खिलाऊंगा। तो ये कई स्ट्रगल टीम के अंदर चल रही है। तो टीम, मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को जो भी अच्छा करना है अपनी परफॉर्मेंस से और जीत करके ही करना है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी होता है शेखर भाई, जो मैच है, मैच विन करने के लिए आपको एक टीम की तरह काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि वो चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, समटाइम वो भी इसीलिए सफ़र कर रहे होते हैं कि उनके अंदर कुछ मसाइल चल रहे होते हैं, टीम के अंदर लॉबिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से वो यकजा नज़र नहीं आते हैं, वो उस तरह से पाकिस्तान या भारत के लिए खेलते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि इनकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी उस तदब्बुर के साथ की जाए, ना कि फिर असर रसूख की वजह से वो उन प्लेयर्स को शामिल कर लिया जाए कि जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है और यकीनी तौर पे भारत में भी यही कुछ होता होगा, असर रसूख इस्तेमाल होते होंगे। देखिए, टीम भारत जब अच्छा कर रहे थे, अगर आप देखें पिछले 1-2 साल पहले जाए, उससे पहले हम बहुत अच्छा कर रहे थे वर्ल्ड वाइड। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 2 सीरीज जीते, हम इंग्लैंड में अच्छा किया, हर जगह। एक टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को छोड़ दो 2 बार, अदरवाइज हमारी नंबर 1 टीम चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हुई है जिस दिन से गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम के अंदर आए। वो कोई बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। पहली बात, दिल्ली के प्लेयर है हमारे। वो एक जो कहते हैं ना एंटी सोशल आदमी है, वो बहुत चुप रहने वाले इंट्रोवर्ट है। तो और अच्छा, फिर दूसरा क्या है, वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी वो फ्लॉप रहे। तो उनको जब टिकट नहीं देनी थी, तो ऐसा कहा जाता है, जो हमने लिखा भी है, कि उनके साथ बार्गेन हुआ कि चलिए अब आपको हम टीम का कोच बना देते हैं। तो उनको उठा करके टीम का कोच, उन्होंने एक जो कहते हैं ना, एक कस्बे की टीम को भी कभी कोच नहीं किया। वो एक मेंटर है, वो भी T20 टीम का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं आप कोच बन सकते हैं। उनको कोच बना दिया, आप वो अपनी चला रहे हैं, बिकॉज मेरे हाथ में लाठी है, मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। क्रिकेट जो है वो कप्तान की गेम होती है, कप्तान की गेम होती है, कप्तान टीम सेलेक्ट करता है। ये फुटबॉल नहीं है कि जहां पर मैनेजर सेलेक्ट करेगा। लेकिन गौतम गंभीर इज वेरी क्लियर, मैं ये मेरे नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, मैं इसको खिलाऊंगा, इसको नहीं खिलाऊंगा। इस वजह से कहीं ना कहीं, खासकर ये मत बोलिए, ये सेम गौतम गंभीर है जिन्होंने रोहित शर्मा विराट के साथ क्रिकेट खेला। ये सेम गौतम गंभीर है जिनसे बढ़िया प्लेयर निकल के ये दोनों आए हैं। तो ये जो टाकरा है ना, जो आपके अहम का, आपकी ईगो का, ये कुछ ज्यादा ही टीम में मुझे दिख रहा है। और इस वजह से भी हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़, आपके जो एटीट्यूड या आपकी 100% देने की कैपेसिटी होती है, जो परफॉर्मेंस की, टीम के अंदर वैसा ना हो पाए। और दूसरा लास्ट चीज ये है, आपके सबसे बड़े मैच विनर ऋषभ पंत रहे हैं। आप बाहर जाइए, आप इंडिया में खेलिए, वो एक एक्स फैक्टर था टीम का। गौतम ने एक्स फैक्टर ही खत्म कर दिया टीम से, उनको बाहर बिठा दिया। केएल राहुल अच्छे प्लेयर है, कोई डाउट ही नहीं, लेकिन केएल राहुल इज मोर ऑफ ए बैट्समैन एंड विकेट कीपर तो पार्ट टाइम
टाइमर है, जो मेन विकेट कीपर है उसको बाहर कर दिया, जो बहुत ही अच्छा बैट्समैन हमारा पंत था। तो ये प्रॉब्लम्स चल रही है, ये मसाइल चल रहे हैं दोनों तरफ ही, और उम्मीद करते हैं कि इन मसाइल को दूर किया जाए, इस इवेंट के ऊपर फोकस किया जाए, अच्छा खेल पेश किया जाए, जिससे शायकीन कम जाते जाते दाऊद भाई से पूछ लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के सितारे क्या कहते हैं, पाकिस्तान आने वाली है या किस मुल्क में जाने वाली है? चैंपियंस ट्रॉफी के सितारे हमें क्या कहते हैं? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो है 4 टीमों में अगर आ जाए तो बड़ी खुशाइंद बात है। अलबत्ता 23 से पाकिस्तान के स्टार्स की पोजीशन क्रिकेट के हवाले से चेंज हो रही है। हमने पहला मैच पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव। अगर हमने पहला मैच हारा, मगर बहुत बड़े ज़्यादा मार्जिन से हारा, ये हमारे लिए ठीक बात तो नहीं थी। अलबत्ता कल जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा संडे को, वो बहुत अहम मैच होने वाला है। इसमें इंडिया के जो पॉइंट हैं वो 60 हैं, पाकिस्तान के 40 हैं, और अगर पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया को बीट करता है तो पाकिस्तान आगे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, यहाँ पे मैचेस, यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर है, बट ये है कि पाकिस्तान को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें, डू एंड डाई ही पोजीशन होती है, या तो पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ चला जाता है या बहुत ही डाउन पोजीशन होती है। ये हमेशा से अलमिया रहा है। इसके कुछ स्टार्स की पोजीशन भी इसी तरह की है, जिस तरह पाकिस्तान के हर तरह के हालात हों, इक़्तिसादी। अच्छा, आप कह रहे थे कि सितारे कुछ पाकिस्तान के 23 से हो रहे हैं 23 से, तो वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है या फिर कोई नेगेटिव चेंज है? अच्छा, पॉजिटिव चेंज है। अच्छा, पॉजिटिव चेंज है 23 से। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर लगता है कि शुरू हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। अगर पाकिस्तान विन कर जाता है, मगर प्लस पॉइंट्स इंडिया के ज्यादा हैं, 60 और 40, स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी पाकिस्तान, अगर स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 से 3 पार्टनरशिप बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। अगर बैटिंग करते हैं तो लंबा स्कोर करना पड़ेगा, और अगर बॉलिंग करते हैं तो 300 से नीचे, यानी 250, 255 तक जो है इंडिया को जो है वो पकड़ना पड़ेगा। चलें, थैंक यू सो मच। दाऊद जी ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। 23 का मैच बहुत अहम है, और ये सभी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस इवेंट के अंदर रहना है और जीतना है तो फिर ये मैच जीतना ही होगा। बिल्कुल जी, और हम भी दुआ गो हैं अपनी टीम के लिए कि वो जमकर खेलें, और जब वो मैदान में उतरें तो बस सब कुछ भूल जाएं, हर किस्म का डर खौफ वो अपने दिल से निकाल दें, और जो भी कोई तजादात होते हैं आपस में वो भी ख़त्म कर दें और एक टीम होकर खेलें। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से पहले हम थोड़ा सा, हमारे लेजेंड हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर सैयद नूर, 71 बरस के हो गए हैं और पाकिस्तान के मंझे हुए हिदायतकारों में से उनका नाम है। सैयद नूर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाया और बहुत सी मकबूल फिल्में भी बनाई। बिल्कुल जी, और जिनमें मजाजन है, झूमर है, संगम है, घूंघट है और सरगम, चूड़ियाँ समेत दीगर बहुत सारी फिल्में शामिल हैं जो कि सैयद नूर साहब ने बनाई हैं। वो 71 साल के हो गए हैं और अभी भी उनका काम जो है वो उसी तरह से हमारे दिलों में यादें ताज़ा कर देता है, उस पुराने दौर की जब वो फिल्में बनाई गई थी। हम यहाँ पर अब एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत सारे दीगर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अभी भी बात होना बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद से विदा। वेलकम बैक। और जिस शिद्दत से इंतजार था बसों का, शिद्दत से इंतजार, वो आ गया शाहकार आ गया। जी हाँ, 7 साल के बाद बिलाखिर लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। और साल 2018 में आपको याद होगा कि LTC के तमाम रूट्स बंद कर दिए गए थे और इसके बाद शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम थे, लेकिन अब फाइनली उन्हें ये सफरी सहूलियात मैसर हो। बिल्कुल जी, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर जो है वो मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक बस के अंदर ही मौजूद हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ से इंजॉय कर रहे हैं। तो शबीर बताइएगा, इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से कितनी बसें हैं जो कि पाकिस्तान में, पंजाब में इस वक्त आ चुकी हैं, और किन रूट्स पे चलेंगी ये भी बताइएगा, किन रूट्स पे चलाया जाएगा इन्हें? और इशाल, जिसका था शिद्दत से इंतज़ार वो आ गया शाहकार। 7 साल के बाद शहर लाहौर के बासियों के लिए जो सफरी सहूलियात है वो मुहैया कर दी गई हैं। अगर मेरा कैमरामैन मियां नाज़म आपको ये मनाज़र दिखाए, मैं आपको बस दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो कंफर्टेबल है बहुत। अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम ना किसी कमरे में बैठे हैं, सफ़र नहीं कर रहे, बहुत कंफर्टेबल सफ़र है। और इसके साथ पहले मरले में मैं आपको दिखाऊँगा कि जो इस बस के अंदर सबसे ज़्यादा पहली जो खसूसियत है कि वो इलेक्ट्रिक बस में जब कोई मज़दूर अफराद आता है
तो उसके दाखिले के लिए क्या तरीक़ाकार है, उसको कैसे दाखिल किया जाएगा, वो बस में उसको बैठाने के लिए क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये आप देखेंगे कि ये जो मुसाफिर हैं वो आ रहे हैं और उन मुसाफिरों को बैठाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ ये पहला स्टेप है कि यहाँ पर रैंप बनाया गया है, इसको आप उठाएँगे और उधर से व्हील चेयर अंदर आएगी। व्हील चेयर आने के बाद ये जगह बनाई गई है व्हील चेयर की कि यहाँ पर जो है व्हील चेयर को इधर रख कर यहाँ पर जो है वो जो भी मज़दूर अफराद होगा उसको यहाँ पर बैठाया जाएगा। पहला मरला ये है। उसके साथ स्पेशल पर्सन अगर कोई आता है तो उसके लिए ये 2 सीटें दी गई हैं। दूसरी जानब अगर कोई स्पेशल पर्सन उसने बस को रुकवाना है तो ये बेल बजाएगा स्टॉप के लिए, तो गाड़ी जो है वो रोक दी जाएगी, ड्राइवर उसको रोकेगा। सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारी आवाम को है कि मोबाइल चार्ज नहीं होता। मोबाइल चार्जिंग के लिए ये पोर्ट बनाई गई है कि आप USB डाटा केबल लगाकर अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। दूसरी जानब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि ये मशीन लगाई गई है। यहाँ पर आप अपने ATM कार्ड जो बैंक कार्ड है आपका उससे भी पैसे चार्ज कर सकते हैं, जैज़, कैश, इजी पैसा और दीगर जो भी आपके पास सहूलत है। चाहेंगे कि आप शहरियों से भी बात करवाएं, शहरी इस इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करके कितना खुश हैं? कैसा लग रहा है आपको और क्या? सर बहुत अच्छा लग रहा है और उस मरियम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें जो है ना ऐसी सहूलत मैसर आती है क्योंकि हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे लिए जो है ना उसने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी बात ये ना हम चाहते हैं मेट्रो पे सीढ़ी हमसे नहीं चढ़ी जाती, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमें पहले 2 बसें बदलनी पड़ती थी, अब हम एक बस में जो है ना सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है कि पहले उनके लिए जो मुश्किलात थी वो मुश्किलात उनकी कम होती जा रही हैं और यहाँ पर लोग मौजूद। आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैंने कहा कि ठीक है, आवाम की सहूलियात के लिए जो भी स्टेप लिए जाएँ वो उनको लेने चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है आवाम सिटीज़न है, टैक्स पे करते हैं, तो मुश्किलात हैं उनको उनकी सैलरीज़ को लेके, उनके अखराजात को लेके, तो अगर कोई एक सस्ती चीज़ प्रोवाइड की जाए तो ये अच्छा स्टेप है, अप्रिशिएट करते हैं इसको। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा बुजुर्गों, आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। शहरी तो काफ़ी खुश हैं और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। यकीनी तौर पे इस तरह के इकदाम आने होने चाहिए। शहरियों को सफरी सहूलियात जो उनका बुनियादी हक है कम से कम ये अच्छे तरीके से। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की सड़कों पर वो बसें दौड़ेंगी जिनके अंदर आपको वाईफाई फ्री मिलेगा, इसके साथ आपको चार्जिंग पॉट्स मिलेंगे और आपको बेल भी आपके हाथ इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हैं, तो आसानियाँ रखेंगे, पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ कराची के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट तलबा जो है उन्होंने बड़ा आलमी कारनामा सर अंजाम दिया है। बैन अल-अक़वामी टीमों में 61 में से पाकिस्तानी टीम इनविजन ने कम्युनिकेशन अवार्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। ज़बरदस्त कामयाबी है जी। साइंस और इंजीनियरिंग के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, इस पर मुबारकबाद देंगे सैयद हैदर हमीद को, उस्मान सुहेल को, सीनियर मैकेनिकल मेंबर हैं टीम इनविजन के, इलेक्ट्रिकल लीड टीम कर रहे हैं, दोनों को वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक ज़बरदस्त कामयाबी, 61 ममालिक को आपने पीछे छोड़ा और सरे फहरिस्त रहे। कितना मुश्किल ये सफ़र था? मैं कहूँगा कि आगाज़ में कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल हमारे लिए बहुत था क्योंकि हम 6 साल बाद जाके हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है ड्यू टू द लैक ऑफ फंडिंग, कि हमारे पास फंडिंग बहुत कम थी। इसकी वजह से कोविड की वजह से फंडिंग बहुत कम थी, तो शिपमेंट वगैरह, तो थैंक्स टू द स्पॉन्सर्स मैं कहूँगा ब्रॉड पीक और हमारी गाड़ी हमारे शिपमेंट स्पॉन्सर्स रहे और बाकी और भी स्पॉन्सर्स थे, मॉनेटरी स्पॉन्सर्स। तो फिर हमें ये मुश्किल आती है शिपमेंट की सबसे ज़्यादा, तो ये कि हमने उनकी वजह से फिर हम लोग जा पाए इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूँगा कि हम लोग ने बहुत अच्छा जो है कम्युनिकेशन अवार्ड जीता और टेक्निकल इंस्पेक्शन वगैरह हमने पास किए हैं हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान सुहेल, आप भी बताइएगा क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी काविश है, कोशिश है जो कि की गई बड़ी कामयाबी है। आप इस कामयाबी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सबका शुक्रिया, आपने यहाँ आने का मौका दिया। और मैं एक तो यहाँ एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का और ओवरऑल पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे और फिर वहाँ से जीत कर भी आए। तो एक तो मुश्किल था सफ़र बहुत, और इतनी कंट्रीज़ में compete करना कोई आसान काम नहीं होता। ओवरऑल आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो विनिंग मोमेंट थी हमारी वो अनएक्सपेक्टेड थी और मतलब वो एक अलग सा माहौल था उधर कि इतने कंट्रीज़ में पाकिस्तान का झंडा हमने एक बहुत ऊंचे मुकाम पे लहराया और
जो है वो उसको एक एक अच्छा नाम अच्छा, दिया, अच्छा मुकाबले की मुकाम दिया। नौयत क्या थी, जरा उस पे भी रोशनी डालिएगा मुख्तसर। जी, मुकाबले की नौयत क्या थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? बेसिकली जो हमारा कंपटीशन था शेल इको मैराथन, वो शेल ऑर्गेनाइज करता है, कतर ठीक। में हुआ था ये जो ये कंपटीशन है। और ये बेसिकली एफिशिएंसी चैलेंज होता है कि आप जो एक आइडियल सिनेरियो में गाड़ियां बनाते हैं उसकी एवरेज आपको अच्छी कर सकते हैं, और क्या उसके अंदर आप अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज अप्लाई करके कितनी ज़्यादा आपकी जो है वो जबरदस्त। जो हमारी माशाल्लाह, तरफ से एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद हाँ। आप दोनों को, और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए, और जिस तरह से आप कामयाबी के गाड़ रहे हैं दीगर ममालिक में जाकर, इसी तरह से गाड़ते रहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान सुहेल मौजूद थे, सैयद हैदर हमीद हमारे साथ मौजूद। अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। हैदर आओ ना। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं कुछ बीमारियों की, जो कि एक बड़ी ही जानलेवा बीमारी है। दुनिया के कई दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ये बीमारी आम है, और वो है दिल की बीमारी। इंसान बहुत सारे इसी वजह से मर जाते हैं। आए रोज़ हम देखते हैं कि हार्ट अटैक का शिकार हो गया कोई। जो हार्ट डिजीज़ हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। बच्चों में भी हम देखते हैं कि ये अमराज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, डॉक्टर मुस्तजाब मुश्तबा साहब मौजूद हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, हम इस मर्ज़ की बात तो करते हैं, इसकी तशख़ीस बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता, तब पता चलता है कि जब वो ख़त्म हो जाता है, जब वो मर जाता है तो पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक आया था। कितनी जानलेवा है ये बीमारी, पहले हम इसके ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, किस बिना पर कोई इंसान जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताता चलूँ कि आपने जैसे ज़िक्र किया कि ये नंबर 1 किलर है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन येस, ये नंबर 1 कॉज़ ऑफ डेथ है दुनिया भर के अंदर। इन सब के अंदर आप मूज़ी अमराज़ और हादसात वगैरह सबको शामिल भी कर लें तो भी नंबर 1 पे कार्डियोवैस्कुलर यानी अमराज़ कल्ब ही आता है। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये क्योंकि इतना अचानक होता है तो वाक़ई मालूम चलने के बाद वक़्त बहुत निकल चुका होता है। तो इसीलिए इसकी इलामतों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी सीने के दर्द को मामूली समझना, साँस के फूलने को मामूली समझना, घबराहट को, दिल की धड़कन को बढ़ना या कम होना, इन सब चीज़ों को, इन सब निशानियों को मामूली समझना मुनासिब नहीं है। तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा किया जाए ताकि इस मर्ज़ को जल्द अज़ जल्द तशख़ीस अच्छा किया डॉक्टर जा साहब, सके। अलामात क्या क्या हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, इंडिकेशंस हैं जिससे शख्स को अलर्ट हो जाना चाहिए या फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए? कुछ ऐसे टेस्ट अगर आप तजवीज़ कर दें, और क्या कोई एज लिमिट भी है, या अभी तो हम देख रहे हैं कि नौजवानों को भी इस तरह की बीमारियां लाक हो रही हैं दिल की? बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जो नौजवान तबके के अंदर जो है ना, अब अमराज़ कल्ब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इनिशियली हिस्टोरिकली अगर आप बात करें तो ये बीमारी जो थी इनिशियली समझा ऐसे जाता था कि ये उम्र रसीदा लोगों के लिए 50 साल के बाद, 60 साल के बाद अमराज़ कल्ब होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने खुद देखा 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल इस तरह के लोग मेजर हार्ट अटैक के साथ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बायपास हो रहे हैं, एंजियोप्लास्टियाँ हो रही हैं, इस एज ग्रुप के अंदर भी हो रही है। तो इनके अंदर ज़्यादा कॉमन होने की वजह यही है कि एक तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा, नशावर अशिया का इस्तेमाल बहुत कॉमन होता जा रहा है। आप देखें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इनफैक्ट पब्लिक के अंदर जनरली भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा लग्जरियस नशों में होते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी नशा ज़रूर कर रहा है। ऐसा नहीं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है या तबका निचला है तो नशा छोड़ देगा, नहीं, वो नशा फिर भी करेगा, लेकिन वो चीपर ऑप्शंस की तरफ जाता है, नशा छोड़ता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है कि हम अगर सीने में दर्द उठा है, घबराहट फील कर रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, या हमें महसूस नहीं हो पा रही है, तो हम घर में मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। घर में कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन हम ले लेते हैं। वो कितनी नुकसानदेह है? फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना कितना ज़रूरी है इसके अंदर?
देखें, हार्ट डिजीज को कोई घर पे बैठे बगैर डॉक्टर के मशवरे से तो ट्रीट कर ही नहीं सकता। इस बात का तो कॉन्सेप्ट ही जो है ना क्लियर होना चाहिए हर किसी के माइंड के अंदर कि ये तो एक पेचीदा मर्ज है जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट की आपको जरूरत होगी। आपके पिछले सवाल की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा कि आपने जैसे अलामतों का जिक्र किया तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को बताना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल चेस्ट पेन यानी सीने के दरमियाने हिस्से के अंदर शदीद दर्द होना। अक्सर लोग मरीज बताते हैं कि इस तरह का दर्द हुआ कि ऐसा लगा किसी हाथी ने पाँव रख दिया, किसी ने बहुत ज्यादा वजन रख दिया, वजनी चीज महसूस होती है सीने के अंदर। अच्छा। इसके साथ ठंडे पसीने आते हैं, पूरी पूरी कमीज भीग जाती है, ऑल्दो टेम्परेचर ठीक होने के बावजूद भी पसीना आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो है आपके साथ सांस का फूलना, दिल की धड़कन का बेरब्त होना, बढ़ना, कम होना, ज्यादा तेज हो जाएगी तो भी खराब है, ज्यादा कम होगी तो भी खराब है। इस तरह की इलामतें आए, खुदा न खास्ता इसके साथ कभी कभार मतली होती है। खवातीन के अंदर आपने देखा घबराहट और मतली के भी जो है ना सिम्टम्स होते हैं जिससे ठीक हार्ट है। अटैक की इलामत समझा जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे तो बाय बर्थ ही हार्ट डिजीजेस के साथ पैदा होते हैं डॉक्टर साहब। अब तो हम बहुत सारी रेशो इन बच्चों की भी देख रहे हैं। किसी के दिल में सुराख बताया जाता है, किसी का दिल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, उस तरह से धड़क नहीं रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से नहीं कर पा रहा होता है। तो ये जो अमराज बच्चे बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं वो भी दिल की, क्या वो उनको पेरेंट्स से मिलती हैं या फिर प्रेगनेंसी में कोई ऐसी गलतियाँ हुई होती हैं जिसकी वजह से बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उनमें से काफी का आपने तस्करा भी किया। तो जो बाय बर्थ हो रहे हैं, देखें उसमें डेफिनेटली बच्चे का कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि वो तो पैदा ही एक चीज के साथ हो रहा है। कुछ लोगों की फैमिलीज के अंदर ये चीजें रन करती हैं, कुछ कार्डियोमायोपैथीज यानी दिल के पट्टों की ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। सुराख वाला जो मसला वो भी कभी कभार फैमिली टेंडेंसी होती है। दूसरा उसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर कभी कभार कुछ अद्वियात का इस्तेमाल दिल की अमराज करा सकता है, धड़कन को अप डाउन कर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनली जो मदर्स बहुत अच्छी नहीं होती बहुत ज्यादा यंग हो या बहुत ज्यादा एजेड हो तो उनके अंदर भी कभी कभार इस तरह की हार्ट हार्ट डिजीज की डिफॉर्मिटीज लेकर जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तो इसके अंदर बच्चे का नहीं लेकिन डेफिनेटली इन्वायरमेंटल, फैमिली टेंडेंसी और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सही तर्ज ज़िंदगी का इंतखाब कितना ज़रूरी है? जिस तरह से बैलेंस डाइट होना, वर्जिश का आपकी लाइफ में शामिल होना और मुनक़्क़म ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, इससे इज्तिनाब करने से कितने चांसेस कम हो जाते हैं, कितना इससे बचा जा सकता है? देखें ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि देखें अमराज कल्ब का इलाज जो है ना सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। इसके अलावा जो तरीक़ेकार इससे बचने का है वो डेफिनेटली सबसे पहले स्टार्ट होता है फूड से कि आप किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। रोगन का इस्तेमाल ज़्यादा होना, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होना, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जब भी ज़्यादा होगा तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि ये फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है और डायरेक्ट हार्ट डिजीज़ भी कराता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी इसी तरह बढ़ता है और मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से शुगर के चांसेस बढ़ेंगे, वो अगेन हार्ट डिजीज़ कराने का चांस उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर दूसरी साहब एक चीज़ जो है ये वो ग़िज़ाओं एडिक्शन। की तरफ हम जी ग़िज़ाओं की बात हम कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ ग़िज़ाएँ ही जी जी। असरअंदाज होती हैं या फिर तनाव, किसी किस्म का डिप्रेशन, ज़हनी सेहत जो है वो आपकी वो भी असरअंदाज होती है हमारे हार्ट के ऊपर? देखिए बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैं हमेशा जब भी मरीजों को समझा रहा होता हूँ तो ये ज़रूर कहता हूँ कि देखिए स्ट्रेस जो मैनेज आप करते हैं, स्ट्रेस की मैनेजमेंट और हार्ट डिजीज़ की मैनेजमेंट 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। जब तक आपका स्ट्रेस में अच्छा मैनेज नहीं हो रहा, उसके लिए आप हेल्प नहीं ले रहे या उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, आप अपने समझिए कि हार्ट डिजीज़ पे भी काम नहीं कर रहे या उसको भी मैनेज नहीं कर रहे। तो जब भी स्ट्रेस होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस ले लें, पॉलिटिकल ले लें, इकोनॉमिकल ले लें, किसी भी लेवल का अगर स्ट्रेस है, जब तक अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रही, तब तक हार्ट डिजीज़ को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हार्ट हार्ट रेट भी बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, देन हार्ट डिजीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नौजवानों में जो डॉक्टर साहब इजाफा हुआ है जिस पे अभी आगाज़ में भी आपने बात की, इस इजाफे की, इस रुझान की वजह क्या है? उमूमी तौर पे हम पहले देखते थे कि हमारे बुजुर्ग हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। नौजवानों में क्या गलत लाइफस्टाइल है, खुराक का गलत होना है या जहनी दबाव है? असल वजह क्या है इस रुझान की नौजवानों में आने की? जी, आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप देखें ना, वो एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम जैसे पैदा हुए हैं एक साउथ एशियन पॉपुलेशन के अंदर। इंडिया, पाकिस्तान वाली जो रीजन है, बांग्लादेश वाला जो रीजन है, ये बाय बर्थ ही हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क फैक्टर है। इंटरनेशनल इस पे अब स्टडीज़ हो चुकी है कि हम जिस पॉपुलेशन में पैदा हो रहे हैं, तो जेनेटिकली हमारे अंदर एक तो टेंडेंसी मौजूद है
कि हम जो है हार्ट डिजीज खुदा ना खास्ता फ्यूचर में होने का चांस रखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आजकल नौजवान पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशनल समझ लें, एनवायरमेंटल समझ लें, वो है। दूसरा एडिक्शन के चांसेस, एडिक्शन पोटेंशियल्स और बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस अब इजीली अवेलेबल हो जाना, स्कूल के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, उन चीज़ों का इस्तेमाल इतना कॉमन हो जाना, ई सिगरेट से लेकर और सिंपल जो है ना उसके अलावा बढ़ते चले जाएँ शीशा वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें, ओरल टोबैको है, लोअर तबका उसकी तरफ ज़्यादा रुझान रखता है। आप खुद घूमें कराची जैसे शहर के अंदर अगर आप ड्राइव करें, तो अगर आप गौर से नोटिस करें आपके बाइक राइडर्स पे या आपके जो ड्राइवर तबका है उसको आप देख रहे होंगे, तो आपको इनमें से कितने लोगों का मुँह जो है वो ऑक्यूपाइड नज़र नहीं आता। आई थिंक इट्स अ वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन नाउ। सबके मुँह के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है एंड यू थिंक कि अगर ये पूरा दिन ये इसी तरह कंज्यूम करते रहेंगे, तो फिर तो ये अस्पताल की ज़ीनत ही बनते रहते हैं फिर इस तरह के पेशेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुस्तजा, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं हार्ट डिजीज़ की, तो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखिए, अपने मुरगन ग़िज़ाओं से थोड़ा परहेज़ कीजिए और इस तरह के खाने खाइए जो कि आपको सेहतमंद रख सकें, और फिर साथ में एक्सरसाइज, वर्जिश ये ज़रूरी हैं आपके लिए, और इनका भी ज़्यादा इस्तेमाल। कोई शिकायत या कोई आपको लगे कि प्रॉब्लम चल रही है तो उसका फौरी तौर पे इलाज खुद करने के बजाय डॉक्टर से रब्ता करें। बर वक्त स्क्रीनिंग और टेस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमी तौर पे जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती है, हमें क्रिटिकल पोजीशन नहीं होती, हम अपना टेस्ट नहीं करवाते, हम घर में ही डॉक्टर बन जाते हैं, और इस तरह की अद्वियात पेन रोक सकती हैं लेकिन आपको मौत के मुंह की तरफ भी धकेल सकती हैं। तो इसलिए मौत से अगर बचना है तो फिर बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात होगी। एक ब्रेक के बाद से विदा। नाज़रीन वेलकम बैक, और आज की बात कर लेते हैं। दुनिया भर में आज मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ बाप से जो सीखी जाने वाली बोली होती है, ज़ुबान होती है, उसे कहते हैं मादरी ज़ुबान। बिल्कुल जी, माँ बोली जिसे कहते हैं, जो हमारी माँ से हमें विरासत में मिलती है। एक इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 7,000 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती थीं, जिनमें से अब तकरीबन 537 ज़बानें ऐसी हैं जिनके बोलने वाले अभी मौजूद हैं, और 40 ज़बानें मुकम्मल तौर पर मफकूद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान में मादरी ज़बानें बोली जाती हैं वो हैं 77 मादरी ज़बानें। बिल्कुल, और इसमें से 48% लोग पंजाबी बोलते हैं, 12% सिंधी और 10% लोग सराइकी बोलते हैं, और 8% लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेज़ी और दीगर ज़ुबानें बोलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 100% ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पैदा होते ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इजारादारी तो कायम है। मादरी ज़ुबान की अहमियत कम नहीं होती इससे आपकी मादरी ज़बान की अहमियत बिल्कुल कम नहीं होती है। आपको गो के स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स हमारे अभी भी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पंजाबी को तरजीह देते हैं, मादरी ज़बान बोलते हैं। तो हम भी उन्हीं की वजह से मादरी ज़बान जो है वो बोलना पसंद करते हैं। अच्छा जी, हम बात जहाँ पर ज़बानों की कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री है वहाँ पर भी मारूफ अदाकारा हैं सनम सईद, मुख्तलिफ ममालिक के अंदाज़ और लबो लहजे वो कॉपी कर सकती हैं। अंग्रेज़ी ज़बान बोलकर मदाहों को वो उन्होंने हैरान कर दिया। बहुत सारी ज़बानें उन्हें आती हैं, तो उन्हीं की ज़ुबान में सुनते हैं क्या कहती हैं, किस तरह से बोलती हैं मुख्तलिफ ज़ुबानें। It's like, you know, people who are going to watch this, they're not going to really get do you know, remember Neighbours, Kylie Minogue? Or my friend Summer Nix. Summer Nix, people will relate to him. He did Seedlings. They have this really funny way of talking that it's really hard to kind of like, well, I was watching Downton Abbey, if you know what I mean, and it's really interesting the way that the British are supposed to be very snobbish because, you know, their mouth kind of contorts like this. And so there's a Queen's kind of English, so to say, if you like that. Or, you know, when we were in London, I mean, these guys, they're just so like... सनम सईद को आपने सुना है किस तरह से वो मुख्तलिफ अंदाज में अंग्रेज़ी ही ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से, क्योंकि हर मुल्क का बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। और इसी तरह से भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साल नौजवान हैं महमूद अकरम। उन्होंने अपनी लसानियाती सलाहियतों से दुनिया को हैरान कर रखा है। उन्हें सिर्फ 400 ज़ुबानों पर उबूर रखते हैं जनाब, बल्कि अब एक साथ कई डिग्रियाँ भी हासिल कर चुके हैं, और उन्होंने 12 साल की उम्र में जर्मनी के माहिरीन को 400 ज़ुबानों पर उबूर हासिल करके मुतासिर कर दिया। बिल्कुल जी, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आलमी रिकॉर्ड है जो उन्होंने हासिल किया है महमूद ने, और यकीनी तौर पर
और मुबारकबाद के लायक हैं ये। हम अपने प्रोग्राम की जानिब, अपने टॉपिक की जानिब वापस आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज जो है वो मादरी ज़बान का है। मादरी ज़बान हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी मादरी ज़बानें हैं, बहुत सारी पहाड़ी ज़बानें भी कहलाई जाती हैं, कश्मीरी ज़बान भी कहलाई जाती है, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, बहुत सारी ज़बानों का इम्तजाज है पाकिस्तान। हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, उनकी जानिब भी आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तजिंदर सिंह घुम्मन, कैलिफोर्निया अमेरिका से आए हैं। वेलकम टू शो कहेंगे तजिंदर साहब आपको। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर यूसुफ साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाबी प्रचार हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। किवें दे तुसी? ठीक ठाक हो? हाल चाल ठीक ने ताड़े? हाँ जी, थैंक यू। किस तरह प्रचार करदे हो तुसी अमेरिका च बह के पंजाबी नूं? किस तरह प्रचार करदे हो तुसी पंजाबी दा अमेरिका च बह के? क्योंकि मुश्किल है, उत्थे दी ज़बान जिहड़ी है हो रहे, इत्थे दी पंजाब हो रहे, मादरी ज़बान अपनी उत्थे बोलना, फिर दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझा पाना मुश्किल होंदा होएगा। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ? ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ 25 साल पहला पंजाबी पढ़ानी शुरू कर दी थी। अच्छा आमिर साहब, आप बताइएगा कि पंजाबी ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है, कम से कम पंजाब में रहने वालों के लिए तो कितनी ज़रूरत है नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखाया जाए, इसकी अहमियत क्या है और इसे भूलने ना दिया जाए? अंग्रेज़ी यकीनी तौर पे मजबूरी बन चुकी है, अब नए स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स ख़ास तौर पे उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन नई नस्ल के लिए पंजाबी ज़ुबान की अहमियत। बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले तो मैं पंजाबी गल करांगा क्योंकि मादरी ज़ुबान का दिन है और मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी और मैंने चंगी भी बड़ी लगती है। तो एक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि सानू इस एक अहम मौजू ते गल करन दा मौका दिता। तो देखो जदों नौजवानों की गल करते हैं, जदों अगली पीढ़ी की गल करते हैं कि उत्थे असीं ज़ुबान नू किस तरह आगे पहुँचा सकते हैं, तो ज़ुबान पहुँचाने के मुख्तलिफ जरिए ने। एक बहुत बड़ा जरिया है कल्चर, एक बहुत बड़ा जरिया है इकोनॉमी, जो मैशियत की ज़बान हो जाएगी एक। और उस तो सब तो बड़ा जो जरिया है वो जदों तक तुसी प्राइमरी सतह तक पंजाबी पढ़ाओगे नहीं स्कूलों के उदों तक पंजाबी अगे बढ़ नहीं सकती। इन्हों ते कंपलसरी करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। असी बतौर पंजाबी प्रचार ऑर्गेनाइजेशन असी एक रिट दायर की लाहौर हाई कोर्ट तो और असी फैसला लै चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट तो कि जी पंजाबी है वो सरकारी सतह पर प्राइमरी तक उन्होंने जरिया तालीम बनाया जाए। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ यूनिवर्सिटी तक भी जाना चाहिए, सिर्फ प्राइमरी तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। लेकिन समझते हो कि ये कम हो सकता है साढ़े पाकिस्तान के, क्योंकि हुण तो किनियां ही मादरी जुबानां ने जिहड़ियां बोलियां जा रही हैं। जी बिल्कुल हो सकता है। देखो तुसी फिर अगर एग्जाम्पल्स लैणियां ने तुसी इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स लै सकते हो, जिद्दां जर्मनी पढ़ाई जाती है, फ्रांस फ्रेंच लैके चलते हैं, जापान जापानी लैके चलते हैं, चीनी लैके चलते हैं। उन्होंने भी तो तरक्की की हैगी ते जुबान जिहड़ी हैगी तरक्की दे रास्ते च रुकावट नहीं हैगी, बल्कि मददगार हैगी है। क्योंकि हुण तुसीं देखो साढ़े 2.25 करोड़ बच्चे पाकिस्तान दे आउट ऑफ स्कूल ने। ये क्यों आउट ऑफ स्कूल ने? अगर इन्हां दे मुकामी मादरी जुबानां दे विच पढ़ाया जावे ते स्कूलों क्यों दौड़नगे? यही स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल बन जाणगे, यही टीचर फ्रेंडली बन जाणगे। मैं तजिंदर साहब वाल आवांगी कि तजिंदर साहब पंजाब पाकिस्तान दा होए या पंजाब भारत दा होए, दोवें बॉर्डर इधर ते उधर ते कहे जा सकते हैं, लेकिन ज़बाना दोनों दियां इक्को जिहियां ने, सकाफत बड़ी मैच खांदी है, बड़ी मिलदी जुलदी है। कितना फ़र्क महसूस करते हो पाकिस्तान च आके तुसी पंजाबियां नाल मिल के ते भारत जाके पंजाबियां नाल मिल के? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਲਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ के ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ है, ਇੱਥੇ ज़्यादा हाँ जी। आमिर साहब, गवर्नमेंट की सतह पे आपके ख्याल में क्या क्या इकदामात होने चाहिए और कहाँ पे लैग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो बुनियादी मुतालबा, ये साडा बुनियादी मुतालबा यह है कि पंजाबी ज़ुबान नूं प्राइमरी दी सतह तक लाजमी पढ़ाया जाए, हर बच्चा पंजाबी ज़ुबान पढ़े। पहली गल तो ये असीं चाहते हैं। दूसरी गल ये है कि सरकार दरबार च जी सरकारी ज़ुबान है पंजाब दी, उहनूं तुसीं ये देखो कि हुण जाके 1947 तो लैके अज 2025 च असीं खड़े हैगे हैं तो हुण जाके असीं सानूं इजाज़त मिली है कि असीं पंजाब असैंबली च पंजाबी च तकरीर कर सकते हैं। पिछले 50-75 सालों तो ज़्यादा अरसा सानू यह लग गया है कि असी पंजाब असैंबली दे विचों पहले अगर पंजाबी तकरीर करनी हुंदी सी किसी मैंबर असैंबली ने तो स्पीकर को इजाजत लैनी पैंदी सी कि मैनूं पंजाबी बोलण दी इजाजत दिओ। और साडे बहुत सारे वड्डे हले भी वो ने जिन्हां नूं उर्दू ज़बान भी समझ च नहीं आती है तो उन्हां नूं अंग्रेजी तो समझ आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही कह अच्छा इनिशिएटिव है जिहड़ा गवर्नमेंट की जानिब तो लिया गया है कि पंजाब असैंबली च एटलीस्ट जिहड़ा वे पंजाबी ज़बान दे विच तकरीर की जा सके। असीं ते इस हुकूमत नूं फिर एक रिक्वेस्ट करांगे कि तुसी ना सिर्फ उन्होंने बोलण की इजाजत दी जाए जिहड़ी कि देती गई है, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट के जिहड़े ऑर्डर्स ने उन्होंने इंप्लीमेंट किया जाए और पंजाबी ज़ुबान नूं मैशियत की ज़ुबान बनाया जाए। आम दुकानदार बोले जदों तक कॉरपोरेट सैक्टर इहदे च इन्वॉल्व नहीं हुंदा असीं दूसरियां ज़ुबानां दे मोहताज रहांगे। तुसीं जनरल सैकटरी भी हो, तुसीं जनरल सैकटरी भी हो पंजाबी प्रचार दे, तुहाडा प्लेटफॉर्म की काविश कर रहा है की एफर्ट्स कर रहा है पंजाबी दी वाकई प्रचार लई ਇਹਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ? देखो ਅਸੀਂ मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ काम ऐसे ये करते हैं कि पंजाबी क्योंकि एक वड्डी जुबान हैगी आ, तुसी उहनी फिगर्स भी दिते कि 48% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਫੂਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ और वो पाकिस्तान बह के पंजाब की गल करते, पंजाबीयत की गल करते, अपनी माँ बोली की गल करते हैं और उहदे नाल असीं दूसरे स्टेक होल्डर्स ने उन्होंने भी उहदे नाल जोड़िया। इहदे नाल साडे जिन्ने भी जिद्दां हुण 21 फरवरी का दिन आ गया मादरी ज़ुबानां दा आलमी दिन और इहदे नाल असीं मुख्तलिफ फैसटिवल करते हैं ताकि लोग पंजाबी दे वल वापस आण। अज असीं देख रहे हैं कि अज असीं एक नैशनल चैनल ते बैठ के पंजाबी दी गल कर रहे हैं जिहड़ा कि कुछ साल पहले मुश्किल हुंदा सी। और किस तरह सकाफत के जरिए नाल तुसीं की समझदे हो किस तरह असीं पंजाबी ज़बान नूं प्रमोट कर सकने आ कि ऐसी किहड़ी सकाफत दी असीं तरवीज कर सकने आ कि उहदे नाल पंजाबी जिहड़ी दोबारा वापस आ जाए और फिर तू साढ़े लोग जो ने पंजाबी बोलना शुरू। देखो ये सिर्फ एक जुबान नहीं होंगी, कोई भी जुबान थोड़ी तालीम नाल जुड़ी हुई होंगी है, जुबान थोड़े कल्चर नाल जुड़ी हुई होंगी है, जुबान थोड़ी मैशियत नाल जुड़ी हुई होंगी है। सब तो पहले मैं पंजाबी मावां नूं कहांगा कि तुसीं अपने बच्चों नाल पंजाबी जुबान च गल करो, क्योंकि जदों तुसीं पंजाबी बोलना छड्ड दोगे बच्चों नूं बहुत मुश्किल होएगी क्योंकि स्कूल जाते हैं उत्थे अंग्रेज़ी बोलते हैं और फिर जदों घर आते हैं फिर वो उस चक्कर च रहिंदे ने। तो ये तुसीं बड़ी जरूरी हैगी मावां वास्ते कि तुसीं पंजाबी बोलोगियां तो तद माँ बोली कायम रहेगी। तुसीं डॉक्टर साहब जांदे जांदे की मैसेज दोगे मापिओ नूं, पंजाबियां नूं ते बच्चिआं नूं, यूथ नूं? हाँ, जिस तरह इन्होंने दस्या कि पंजाबी बोलण की जिहड़ी ज़्यादा लोड़ हैगी है, जिस तरह मैं देखा कि कई पेरेंट्स हैगे ने जिहड़े पाकिस्तान तो ने वो आपस च पंजाबी बोलते हैं पर बच्चों नाल उर्दू बोलते हैं। सो मैं उन्होंने एक क्वेश्चन किया सी कि तुसीं इस तरह क्यों करते हो, तो उन्होंने कोई क्लीयर आंसर नहीं सी कि क्यों करते हो। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਟੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ प्रोग्राम में शिरकत करने का। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक शामिल करेंगे ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे अहम इश्यूज अभी भी बाकी हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन अबैद चन्नाई ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया है जनाब। इस बार उन्हें उनकी फिल्म डियान वॉन फ्रेंड्सबर्ग वुमेन में उन्होंने अपना अवार्ड हासिल किया है। 2025 पीस गाला के नाम से ये इसका इनाकाद किया गया था जिसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिनेमा फॉर पीस
का ये अवार्ड जो है उससे उन्हें नवाजा गया है। और इनकी पहली कामयाबी नहीं है जनाब, माजी में भी उन्हें उनकी पहली मरतबा फिल्म जो थी सेविंग फेस के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था और दूसरी बार उनकी दस्तावेजी फिल्म थी द गर्ल इन द रिवर के नाम से, उस पर उन्हें दूसरा ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उनकी फिल्म जो एमी अवार्ड्स के लिए दुनिया भर से मुतादिद आलमी अवार्ड्स हैं अपने नाम कर चुकी हैं, तो इस बार भी कामयाबी पर उन्हें ढेरों मुबारकबाद। वो अभी भी जारी और सारी है और अभी भी चल रहा है, अवार्ड्स पे अवार्ड्स वो अपने नाम कर रही हैं। इसके बाद जो आपको बताएंगे कि साइंसदानों के काम जो हैं वो भी बड़े ही अनोखे हैं। एक्वाडोर के अंदर एक ऐसा मेंढक, एक्वाडोर के एक सूबे में एक ऐसा मेंढक दरियाफ्त किया गया है जिसका नाम उन्होंने बड़ा खूबसूरत नाम उन्हें दिया। जी हाँ, आपको याद होगा टाइटैनिक फिल्म के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो कि जानवरों से बहुत मोहब्बत रखते हैं और हयात के जंगली हयात के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा, काम वैसे किया। आप अगर फेस देखें दोनों का तो बहुत ज़्यादा उनके जो तीखे नैन नक्शे हुए मुनासिब बात नहीं होगी, लेकिन उनकी जो काविश हैं उसको सराहते हुए उनके नाम पर इस मेंढक का नाम रखा गया है। इसका नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो जी आप ये भी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता ही होंगे कल को, क्योंकि जिस तरह और जो मेंढक है उसका नाम रखा है फाइलोना स्टेटस डिकैप्रियो और मेंढक का नाम अदाकार के नाम जैसा रखने की वजह लियोनार्डो डिकैप्रियो का माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात हैं, जो काविशें हैं, उसका एतराफ़ है। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त बड़ा ही मसला दरपेश है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने आपको बताएं कि आलमी मालियाती फ़ंड जो इदारा है IMF, उसने शराइत के बायस रियल इस्टेट सेक्टर को बहाली के लिए मराद देने की मुखालफत कर दी है। जी हाँ, रियल इस्टेट को तवक्को की जा रही थी कि एक बार फिर से बेहतरी आएगी, लोगों का एतमाद बहाल होगा, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होगा, लेकिन क्या अब ये ऐलानात सिर्फ हवा में उड़ा दिए गए हैं? एहसन मलिक साहब प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट, लेकिन अभी भी आहत चीमा साहब को ये हिदायत दी गई हैं कि वो FBR के खदशात दूर करें। हमारे साथ एहसन मलिक साहब मौजूद हैं, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे एहसन मलिक साहब आपको। एहसन मलिक साहब, क्या ये पहले से नहीं पता था IMF के तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं? IMF को पहले से एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं समझा गया? उसके बाद इस तरह के जब बयानात दे दिए जाते हैं, इक़दामात शुरू हो जाते हैं, उसके बाद IMF को हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो जाते हैं, अब फिर एक बार जो ये मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? इशाल जी जी हाँ जी, अब आवाज आई आपकी, पहले नहीं आ रही थी। जी जी, मैं यही जानना चाह रही थी इशाल, आपने ये जो भी इंट्रो में कहा कि IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो IMF के पास किसी ने कोई मसवदा पेश किया है गवर्नमेंट की तरफ से या टास्क फोर्स की तरफ से, और जो टास्क फोर्स है वो भी सीजन्ड लोग हैं और गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे हैं उन्हें भी अपनी लिमिटेशंस का पता है और IMF प्रोग्राम का भी पता है। तो उसी को देखते हुए जो टास्क फोर्स ने एक प्लान बनाया कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग को लेकर चलने का, जिसमें मेन चीज़ ये थी कि इकॉनमी चले और लोगों को रोजगार मिले। तो ये पिछले 4-5 दिन से मीडिया में एक नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही थी कि जी शायद IMF ने को कदगन लगा दी है। तो मैं बड़ा ओपनली बता रहा हूं कि IMF को अभी कोई प्रेजेंटेशन दी ही नहीं गई है, बिल्कुल भी। तो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात कहां से आ गए? और दूसरी बात यह कि जो टास्क फोर्स ने काम किया इसके ऊपर, और लास्ट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी पॉजिटिव, और उसमें जो 2-3 चीजों की कमी थी प्राइम मिनिस्टर ने उस पैकेज में उनको ऐड करने का कहा है और आहत चीमा साहब को कहा है कि आप इसको फाइनलाइज करके विद इन अ वीक और 10 डेज आप हमें प्रेजेंट करें ताकि फिर हम IMF के पास अप्रूवल के लिए चले जाएं। तो ये जो एक तासुर है कि शायद गवर्नमेंट नहीं चाह रही या IMF ने मना कर दिया, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मलिक साहब, फिर अगर IMF को एतराज नहीं है तो फिर एतराज किसको है? अभी सिर्फ ऐलानात ही हुए थे, हमने देखा था कि बड़ा जबरदस्त एतमाद बहाल हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आई और हलचल हुई, एक्टिविटी में इजाफा हुआ, लेकिन अब दोबारा से जब इकदामात या मराद वापस लेने की बात हो रही है तो फिर से नाउमीदी, मायूसी फैलेगी। बात ये आपको पता है जुनेद भाई, पाकिस्तान की जो मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट है, कोई भी मार्केट है, वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। यहां पे ग्राउंड रियलिटी पे नहीं चलती। जब
ये टास्क फोर्स ने काम किया और मीडिया में पॉजिटिव प्रोजेक्शन हुई तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट गया मार्केट में। लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट अब शायद इस सेक्टर को लेकर चलेगी, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी स्टार्ट हुई है। और साथ ही मीडिया ने थोड़ी सी यलगार कर दी, कुछ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यलगार कर दी, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल है जो रियल एस्टेट सेक्टर या हाउसिंग को परवान चढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। उनका एक अपना अच्छा मसला रियल एस्टेट सेक्टर को डिस्करेज करना है या फिर जो नॉन फाइलर्स हैं जो टैक्स नहीं दे रहे उन्हें इस धारे के अंदर लेकर आना मकसद है? हुकूमत अभी एग्जैक्टली चाह क्या रही है? जुनेद, मजे की बात ये, गवर्नमेंट की बात अगर करूं सिर्फ एफबीआर तक, बेसिकली एफबीआर को भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब एफबीआर को खुद समझ नहीं आती, कभी वो कहता है नॉन फाइलर, कभी कहता है लेट फाइलर। अब एक नई टर्म उन्होंने इजाद कर दी कि नहीं, अब हम एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी के कानून पे जाएंगे। तो बेसिकली जब तक एफबीआर क्लियर हेडेड नहीं होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, वक्त की कमी है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर इकदाम किए जाएं रियल एस्टेट सेक्टर की बेहतरी के लिए, ताकि एतमाद बहाल हो, इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़े। रियल एस्टेट ही मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है किसी भी मुल्क की, तो इसके अंदर काम होना बहुत ज़रूरी था। हम यहाँ पर प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।